हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ रसायन विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं, यानी जो आगामी परीक्षाएं रेलवे ग्रुप डी के हैं, ठीक है ना, और जो भी अतिरिक्त वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रसायन विज्ञान का निचोड़ है उसी को लेकर आए हैं। प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में क्या हो जाए, पूरे रसायन विज्ञान को समाप्त कर दें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे ही जाते हैं, तो उन्हीं पर चर्चाएँ करेंगे और उसमें भी दिया ही हुआ है, ठीक है ना। ये जो PDF है, एक घटना चक्र एक समान ज्ञान की अभी नई पुस्तक लॉन्च हुई है, तो वहीं से PPT लेकर हम बना रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि रसायन विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो है, इंग्लिश में रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया नामक शब्द से हुआ था। केमिया नामक शब्द से हुआ था भैया, ठीक है ना। केमिया नामक शब्द से हुआ था। और केमिया क्या है? एक देश है जिसका नाम क्या है? मिस्र है। जिसका नाम क्या है? मिस्र है, ठीक है ना। तो ये थी रसायन विज्ञान की कुछ। आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि अब देखते हैं भैया कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या। तो आप जानते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ठोस दरों आदि में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। ये परिभाषा हमने 9th में ही क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। तो यहाँ भी देख लेते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उनसे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों, उनसे संबंधित अपक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उनसे संबंधित अपक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। कहने रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, यानी किससे मिलकर कौन से पदार्थ बने हुए हैं, उनकी संरचनाएं, ठीक है ना, और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। बल्जीरियस को, ये देख लीजिए, बल्जीरियस को रसायन विज्ञान का महापिता कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मॉडर्न, अब देखिए केमिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहा जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री ऑफ फादर। तो मॉडर्न केमिस्ट्री ऑफ फादर जी किसे कहा जाता है? लेवासिए को। इन्हीं को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है भैया? जनक। किसे कहा जाता है? लेवासिए को। लेवासिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रसायन विज्ञान अभी तक आप जितने पढ़े ना, 2 प्रश्न तो वहां से फिक्स है कि आप में बनते ही बनती हैं। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो देखिएगा, रसायन विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में, देख लीजिए, रसायन विज्ञान को अलग अलग ज्ञान शाखाओं के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बायल को जाता है। यानी जो है रसायन विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में किसने विभाजित किया है? तो रॉबर्ट बायल ने, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि संसार की वह सभी वस्तुएं जिसमें क्या होता है, संसार की वह सभी वस्तुएं जिनमें भार हो और जो स्थान घेरते हैं वो द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य व पदार्थ। जैसे पेन। पेन क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें भार भी है और जहाँ पर रखेंगे वो स्थान को भी घेरेगा। अब हमारी पुस्तक ही मान लीजिए, पुस्तक क्या है? पुस्तक भी द्रव्य है, क्योंकि पदार्थ है, क्योंकि पुस्तक को क्या करेंगे, जब किसी स्थान पर रखेंगे उसमें भार भी होगा और वो स्थान को ही घेरेगा। तो यहाँ पदार्थ को नहीं बताना था, बस पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो कह रहा है ताप व दाब की साधारण दशाओं में, ताप व दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। वैसे प्रमुख 3 भागों में बांटा गया, बाकी कुल 5 भाग होते हैं। तो पहला देख लीजिए, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला आ जाता है सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्थाएं किसे कहते हैं? ठोस अवस्थाएं किसे कहते हैं? तो देखिए वह पदार्थ, देखिए ठोस अवस्था वैसे आप 9th में पढ़े होंगे। वह पदार्थ जिनके आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। तो वहाँ भी वही लिखा गया है कि पदार्थ की
पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिनकी आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति और आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे धातु, लकड़ी, ठीक है ना, लवण, ईंटें, ये सब। ठीक है ना। लोहा, पत्थर, ये सब क्या होते हैं, पहले से ही भैया किस में रहते हैं, सॉलिड में होते हैं। और ठोस अवस्थाओं के और गुण जान लीजिए। ठोस अवस्थाओं के अणु पास पास होते हैं। अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसके कारण ठोस अवस्थाओं पर क्या होती है, ठोस अवस्थाओं पर दाब का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका अंतराणुविक बल क्या होता है, बहुत ही अधिक होती है। ये मान लीजिए कोई ठोस अवस्था है तो इसके अणु एकदम पास पास होंगे, क्या होंगे, पास पास हो जाते हैं ठोस। अब देखिए दूसरी चीज देखते हैं। तो आपका बस इतना पूछेगा कौन सी अवस्था जिसकी आकार और आयतन निश्चित होती है, आप सॉलिड स्टेट मारेंगे। ठीक। द्रव अवस्था कह रहा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है और परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है, जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, द्रव कहलाता है। ठीक है ना। जैसे भैया मान लीजिए हम 1 लीटर पानी ले लिए, जग में रखेंगे तो जग के आकार का, अपने आप कुकर में रखोगे तो कुकर के आकार का, पतीली में रखोगे तो पतीली का आकार में। जैसे द्रव में क्या कह रहा है, जल, दूध, एल्कोहल और मरकरी। ठीक है ना। ये सब द्रव अवस्था में है। इनको जिस बर्तन यानी जिस पात्र में आप रखोगे उसी पात्र को ये ग्रहण कर लेंगे। कटोरा में रखोगे तो कटोरा का। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं गैस अवस्थाएं। कह रहा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसकी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैस अवस्थाएं कहते हैं, क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें भरा होता है। जैसे सिलेंडर का आकार हमारे बेलनाकार है, तो अगर आप गैस को उसमें भर देंगे तो उसी के पूरे बेलनाकार पात्र में फैला रहेगा। किसी कमरे में अगर बंद कमरे में गैस को छोड़ दिया जाए तो कमरे का जैसा आकार होगा उसी में वो फैला रहेगा। ठीक है ना। आगे देखिए गैस अवस्था, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपका क्या है, गैस है। ठीक है ना। गैस अवस्थाओं के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, विरल होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया, आगे हमको क्या पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं कि मानव के शरीर में जो है कौन से तत्वों की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो कह रहा मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा यानी ऑक्सीजन, यानी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन 65% होना चाहिए। ठीक है ना। कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2। और आगे देख लीजिए तो कैल्शियम का 1.5, फास्फोरस का 1% और पोटेशियम का 0.4, सल्फर का 0.3, सोडियम का 0.2। अभी आप रक्त उक्त का जांच करवाइए तो लिखा होता है कि हमारे बॉडी में सल्फर कितना है, पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, सारी मात्रा लिखी होती है। क्लोरीन का 0.2 होना चाहिए और मैग्नीशियम का 0.1 होना चाहिए। ये तो था भैया वो कि मानव के शरीर में जो समानता है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका O2 है, ऑक्सीजन कितना स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए, तो 65% आप बोलेंगे। ठीक है ना। CO2 के बारे में भी जानी 18.5% से ज़्यादा होने लगेगी तो सांस लेने में ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। नाइट्रोजन N2 को जानिए 9.5 होता है। अब इसके बाद आप जान लीजिए सोडियम 0.2 और पोटेशियम का कितना होता है भैया, पोटेशियम का 0.4% होता है हमारी बॉडी में। जांच करवाइए तो ये सारी मात्रा लिखी होती है। ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्लोरीन का और सोडियम का दोनों का बराबर होता है। Cl और Na का क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। दोनों का 2.0 होता है। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे धातु पढ़ना है, यानी मेटल किसे कहते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल, तो ये सब आप लोग जानते होंगे, धातु और अधातु। ठीक है ना। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। देखिए जो एलिमेंट होता है तत्व होता है, ठीक है ना, जिसको तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है धातु,
और उसके बाद आधात, नॉन मेटल, और फिर क्या होता है उपधात। उपधात क्योंकि क्विक रिवीजन है, ज़्यादा तेजी से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही, तो इसलिए इतना डिस्क्रिप्टिव है नहीं ये, ठीक है ना, क्विक रिवीजन में। बस केवल हम आपको बता दिए कि ये एलिमेंट के ही पार्ट है। तो चलते हैं पढ़ते हैं इसको भैया। धात किसे कहते हैं, तो धात को देखते हैं। कह रहा वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। वह तत्व देख लेते हैं। वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक तथा उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, धात कहलाती है। क्या कहलाती है, धात। पहले चीज़ ये जान जाइए कि धात की जो विशेषता है उसको, ये क्या होते हैं, ये चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं भैया, चमकदार होते हैं। चमकदार होंगे, ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं भैया, सुचालक, सुचालक होते हैं। आगे देखिए, इसमें तन्यता के गुण पाए जाते हैं। यानी तन्यता का मतलब इनको पीट कर आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे लोहे को पीट कर चद्दर वगैरह बनाया जाता है, जिसको हम टीन बोलते हैं, ठीक। तो इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक का मतलब वो अनिश्चित ताप जिस पर कोई ठोस अवस्था दरों में बदल जाए, वो क्या कहलाता है, गलनांक, ठीक है ना। ये क्या होता है, गलनांक इनका भैया उच्च होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, धात कहलाते हैं। इनमें आघात वर्धनता और तन्यता के गुण पाए जाते हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। ये सब क्या है भैया, धातु हैं। ये क्या है, धातु है। इसमें जब भी प्रश्न बनेगा तो कहेगा कि जो है तन्यता के गुण पाए जाते हैं किसमें, धात, आधात दोनों में कि उपधात में, ऐसे विकल्प बना देगा। या कोई 3-4 तत्व का नाम दे देगा, जिनमें से 3 क्या रहेंगे, 3 तो आपके धात मेटल्स रहेंगे और एक क्या रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे। तो इस पर भी प्रश्न बहुत बार ऐसे बनते रहते हैं, इनको प्रॉपर्टीज को लेकर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जिसमें चमक होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपवाद हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो क्या है भैया, अपवाद हैं। जैसे आयोडीन में चमक पाया जाता है, ठीक है ना, परंतु वो धात नहीं है, अधातु है। क्या है, अधातु है। आगे देखते हैं, आधात, नॉन मेटल को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि वह तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं, जिनमें चमक नहीं होता है, आयोडीन को छोड़कर, आघात और तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, आधात कहलाते हैं। ये सीधे सीधे कह दिए हैं कि धातु के सारे गुणों को आप क्या कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आधात हो जाएगा। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। कुचालक का मतलब ये होता है भैया, और सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सके, ठीक ना। जो आधात होते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस, ये सब क्या हैं, आधात हैं। तो देखिए आप सीधे लिखेंगे कि जो आधात होते हैं ये चमकदार नहीं होते हैं, चमक नहीं होता है, काट दीजिए चमक को, तो चमक नहीं होता है। ये जो होते हैं इसमें भंगुरता के गुण पाए जाते हैं, भंगुरता के गुण, यानी इनको पीटने पर क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ाओं में क्या होते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। और ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं को क्या, आधात, ठीक है ना। अब देखिए एक अपवाद है आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है, आयोडीन में चमक होती है, परंतु ये क्या है, आधातु है। क्या है, आधातु है। आयोडीन में चमक होती है परंतु ये क्या है, आधातु है, ठीक है ना। अब देखते हैं भैया उपधात, वह तत्व जिनमें धात और आधात दोनों के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, वो क्या कहलाएंगे, उपधात। क्या कहलाएंगे, उपधात। देख लीजिए कह रहा वह तत्व, वह
तत्व जिनमें धातु और आधातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु। जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, हमारा चिप, हमारी इच्छा के अनुसार गाना बजता है, नहीं भी बजता है, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या हैं? उपधातु हैं। तो पूछा जाता है कि उपधातु कौन सी है, तो आपको उपधातु में लिखना पड़ेगा कौन सा? आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। तो अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कार्बनिक यौगिक। क्या भैया? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक नाम से ही कर रहा है, वह यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, नाम से ही क्या हो जा रहा है? क्लियर हो जा रहा है। तो लिखेंगे वह यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हो तथा ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। सीधी सी बात जानिए कि वह यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। अब देखिए, कार्बन जिसके जिसके साथ भी क्रिया कर सकता है उसका नाम दे दिए हैं। जैसे मान लीजिए कार्बनिक यौगिक में CH4 से क्या हो जाएगा? मीथेन, C2H6 एथेन हो गया भैया, C6H6 आपका बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक। अब देखिए अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक। देखिए इंटर में इसी पर पूरी एक पुस्तक ही बन गई है, ठीक है ना। केमिस्ट्री एक जो है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। और वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक अकार्बनिक पूरा रसायन विज्ञान ही बन गया है। तो देखते हैं अकार्बनिक यौगिक। छोटा आ का मतलब होता है भैया नहीं, यानी वह यौगिक जो कार्बन से मिलकर नहीं बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। वह यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों से होता है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। जैसे जल का सूत्र आपको पता है ना कि जल का सूत्र H2O होता है। क्या होता है भैया? H2O होता है, कामा जल के बाद नमक NaCl। यानी इसमें जो भी यौगिक आएंगे उसमें कार्बन नहीं होगा, इसमें जो भी यौगिक आएंगे उसमें कार्बन नहीं होगा। आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं भैया मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण को देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ का मिश्रण कहलाता है। मान लीजिए कोई दो पदार्थ ले लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ को एक अनुपात में मिला दीजिए, फिर जो बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं नमक और शक्कर का मिश्रण कह सकते हैं, ठीक है ना। धनिया और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण कह सकते हैं। आगे देखिए, इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक्कृत किया जा सकता है, यानी इनको मिलाकर पुनः आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जैसे भैया समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं कि जिसमें जैसे दूध में पानी को मिला दो तो पानी दूध में छिप जाता है। दूध को पानी में मिला दो तो पानी दूध में क्या होगा? छिप जाएगा। तो ये कौन सा मिश्रण हो जाएगा भैया? समांगी मिश्रण हो जाएगा। कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण,
बिस्मांगी मिश्रण, अब पानी में आप तेल को मिला दो, पानी में आप क्या में कर दीजिए तेल, तो देखिए तेल क्या होगा, उसका घनत्व भैया जल के अपेक्षा होता है कम और ऊपर आकर क्या करेगा, तैरने लगेगा। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जिसका निर्माण होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और जल का आप घोल बनाइए तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि चीनी जल में पूरी तरीके से घुलकर और जल के ही रंग का हो जाता है, ठीक है ना। और विषमांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जिसका निर्माण होता है विषमांगी मिश्रण। परंतु ये क्या होते हैं, ये कुछ समय बाद जो विषमांगी मिश्रण में जो अणु मिले होते हैं वो नीचे धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, जल से कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी गिलास में पानी को ले लीजिए, पानी को भरकर उसमें थोड़ा सा बालू डाल दीजिए और उसके बाद अपने डंडे से या कलम से हिला दीजिए, उंगली से हिलाने के बाद कुछ समय तक तो आप देखेंगे कि वो बालू के कण आपके जल में क्या रहेंगे, घुले रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद छोड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे, देखेंगे एक आध घंटा बाद वो बालू के कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर एकदम अपने अवस्था में यानी अपने रंग में रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गए। आगे देखते हैं कि आप प्रमुख लवण और उनके रासायनिक नाम और सूत्र को जानते हैं। देखिए कुछ हम फार्मूले जान लेते हैं, जो सिंपल फार्मूले हैं उनके नाम। जैसे जिस नमक को हम खाते हैं तो उसे साधारण नमक कहते हैं, उसका जो रासायनिक नाम होता है साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड और अणुसूत्र होता है NaCl। अब इनका उपयोग जान लीजिए। नमक का उपयोग तो आप लोग जानते हैं, खाने में, अचार बनाने में, मांस व मछली को क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करने में। इसलिए आप देखिए जो मार्केट से अचार लेते हैं उसमें नमक ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें फंगस ना लगे इसलिए नमक को क्या किया जाता है, ज़्यादा मिलाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, धावन सोडा। इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3। कहीं पर CO3 के साथ 10H2O लगा होता है तो आप वैसे मत करिएगा, यानी वो जलीय रूप है। क्या रूप है, अगर देखिए जो Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, ये आपके पाउडर में है, इसमें जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी के साथ कहीं कहीं पर आप देखेंगे ऐसा लिखा होता है Na2CO3 10H2O, ऐसा लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट जलीय रूप में है। इनको उपयोग को देख लो, कपड़े धोने में, कांच में, ठीक है ना, कास्टिक सोडा व अपमार्जक के चूर्ण के रूप में। अब खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका अणुसूत्र होता है NaHCO3। अब देखिए जब मम्मी पकौड़ी बनाती हैं फूलता नहीं है तो इसी को लाकर क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को डाल देते हैं। ये क्या करता है, फूलने का भी काम और खस्ता भी करता है, ठीक है ना। किसी चीज़ को जल्दी पकाना है तब भी इसी सोडे का प्रयोग होता है, आप डाल दीजिए तो जल्दी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है ना। अब देखिए पेट की अम्लता को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है और इसको क्या करते हैं, इतने उपयोग है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फिटकरी। अरे फिटकरी का सूत्र तो बहुत कम ही लोगों को याद होगा, K2SO4 Al2SO4, ठीक है ना, और SO2 का होल थ्राइस 24H2O। ये देखिए इसके कभी कभार फिटकरी का डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, ठीक है ना। फिटकरी, खाने वाला सोडा और सोडियम कार्बोनेट, ये तीन तो आपके मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, यहीं से पूछे ही जाते हैं। चलिए फिटकरी का जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। 3-4 बार ऐसे आप बोलिए तभी याद होगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इनका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO2 का होल थ्राइस 24H2O यानी 24 भाग जल होता है।
इनका उपयोग, आपको पता है कि यदि रक्त बह रहा है तो आप फिटकरी को रगड़ लीजिए तो रक्त बहना बंद हो जाता है। देखिए जब नाव से दाढ़ी या बाल छिलाते समय कट जाता है तो उसको रगड़ देते हैं, इसलिए उनके पास फिटकरी अवश्य ही होता है। बाकी ये क्या करता है, ढेर काम भी करता है, जल को शुद्ध करता है, इन्फेक्शन ना होने पाए। तो पहली चीज़ फिटकरी का उपयोग कटे हुए स्थान से रक्त को रोकने में, पानी को शुद्ध करने में और रंगाई में किया जाता है। किस में किया जाता है? रंगाई में। आगे देखते हैं सोरा, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है ना। इनका प्रयोग दो जगह होता है, दोनों बहुत भयानक है, एक बारूद बनाने में और दूसरा कहाँ होता है भैया? उर्वरक बनाने में, ठीक ना। आगे होता है नीला थोथा। क्या होता है? नीला थोथा। इसको बोलते हैं कापर सल्फेट, रासायनिक नाम कापर सल्फेट, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। इनका प्रयोग होता है कीटनाशक या कवकनाशक को बनाने में, विद्युत लेपन में, ठीक है ना, और उसके बाद रंगाई एवं छपाई में, रंगाई और छपाई में। यहाँ से देखिए तीन चीज़ तो आप मोस्टली पढ़ लीजिएगा भैया, ठीक है ना। तीनों को हम रेट से बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, यही तीन आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं सबसे ज़्यादा। एक आप पढ़ेंगे धावन सोडा, कहाँ पढ़ेंगे आप? धावन सोडा, धावन सोडा आप पढ़ेंगे मोस्टली अणसूत्र और इनके उपयोग। और उसके बाद खाने वाला सोडा, ठीक है ना, पेट की अम्लता करने वाला तो कई बार पूछा गया, कौन से सोडे का प्रयोग किया जाता है। और फिटकरी में रक्त को रोकने के लिए प्रश्न पूछा गया, पानी के शुद्धिकरण के लिए। क्लोरीन से भी पानी की शुद्धिकरण होती है, लेकिन उसको वहाँ भी बाद में बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर भी आएगा, ठीक है ना, तो इसको सबको बाद में। तो टॉपिक के अनुसार ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 6 दिए गए हैं, 6 में से आपको यही 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, फिटकरी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला अपना टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा है परमाणु, एटम। परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए परमाणु की खोज अगर बात की जाए तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने कर रखा था, ठीक है ना। अगर परमाणु की खोज की बात करें भैया, परमाणु की खोज तो जॉन डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। इन्होंने बताया कि द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जिनमें रासायनिक क्रिया भाग लेने के लिए क्या होते हैं? गुण विद्यमान होते हैं, परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु। परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो भैया परमाणु बना किससे होता है? ये भी प्रश्न आएगा। बना होता है इलेक्ट्रॉन, E से, P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। जब पहली बार जॉन डाल्टन ने बताया था तो इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है। लेकिन वर्तमान का परमाणु क्या है? वर्तमान का परमाणु क्या है? विभाज्य है। वर्तमान का परमाणु क्या है भैया? विभाज्य है। ये वर्तमान का एटम है, ठीक है ना, ये विभाज्य है। तो जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में इसकी खोज की थी परमाणु की, और इन्होंने बताया परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इन तीनों कणों से मिलकर क्या हुए हैं? परमाणु बने हुए हैं, ठीक है ना। और द्रव्य की वह सूक्ष्म कण जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने के गुण विद्यमान रखता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? परमाणु, ठीक है ना। आगे देखते हैं परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं भैया? इसे देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान का कितना गुना भारी है, ठीक है ना, एटॉमिक वेट,
एटॉमिक वेट। तो वही कह रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु भार वह संख्या होता है जो ये प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन का 12वां भाग का द्रव्यमान कितना है और हाइड्रोजन का 1.008 भाग। आगे आते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के संख्या को योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है, ठीक है ना, P + N, ये होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया परमाणु क्रमांक। आगे देखते हैं परमाणु क्रमांक। कह रहा परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणुओं के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अगर सिंपल भाषा में कहना चाहो तो वह संख्याएं जो किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, एटॉमिक नंबर को किससे, जेड से। तो जेड बराबर क्या होता है ये जान जाइए, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तीनों क्या होते हैं, एक तत्व के समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से एक लॉजिक निकलता है जो आगे आपको न्यूमेरिकल में प्रयोग करने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻14 सेंटीमीटर होता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है भैया, अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रकृति में कुछ अम्ल पाए जाते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। प्रकृति में जो अम्ल हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल। चींटी के काटने पर या बिच्छू के डंक पर, तो देखिए चींटी के डंक पर जो अम्ल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। और फार्मिक अम्ल या तो बहुत तेज़ी से अगर झुनझुना रहा है, तो जैसे चींटी जब काटती है ना, तो अगर नॉर्मल झुनझुनाहट है तो मतलब फार्मिक अम्ल पाया गया है। यदि मान लीजिए कोई विशेष झंझनाहट है, कुछ समय तक है, जैसे जब बिच्छू डंक कर देता है तो कुछ लोगों के पैरों में 5-5 घंटे 1-1 दिन तक रहता है, तो अगर नॉर्मल है तो फार्मिक अम्ल है, अगर ज़्यादा है तो मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा भैया, मेथेनोइक है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे सिरका जिसको खाते हैं उसमें एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इसके कारण खट्टा होता है। अंगूर और इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। नारंगी, संतरा और नींबू में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, एस्टिक अम्ल पाया जाता है नारंगी और संतरे में, इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, और सिरके में एस्टिक अम्ल। ये तीनों प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछे गए हैं कि नारंगी में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में टाइटेरिक अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में एस्टिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए क्विक रिवीजन में कह रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एपिक। आगे देखते हैं, आगे कार्बन की कुछ विशेषता जानते हैं भैया, क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ना है तो कार्बन की भी विशेषता जान लेते हैं। आते हैं, देखते हैं कार्बन कह रहा कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो कार्बन है ये मुक्त अवस्था और जो है संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। जैसे कार्बन के शुद्ध रूप क्या हैं, हीरे और ग्रेफाइट,
ठीक है ना। तो कार्बन में हीरा और ग्रेफाइट ये मुक्त रूप से पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में कार्बन के प्रकृत गैसों में पेट्रोल में, वायुमंडल में, समस्त जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, समस्त जीवों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। पूछेगा कि कार्बन किस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कार्बन के जो है मुक्त या शुद्ध रूप में क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं भैया। ठीक है ना। और कार्बन के दो मुख्य अपरूपता है या अपरूप है, तो कौन है, हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और क्या है, ग्रेफाइट है। आगे देखते हैं, हीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। हीरे में ही प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। 1.24 गुणे 3 की गुणे 1.24 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। हीरा के बारे में पढ़ते हैं, डायमंड। ठीक है ना। हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4175 होता है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता भी रहता है। क्या हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जाता है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरा को क्या कहते हैं, बोट कहते हैं। ठीक है ना, बोट कहते हैं। अब आगे ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रेफाइट क्या है भैया। तो ग्रेफाइट के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। क्या ग्रेफाइट में कार्बन, देखिए ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु sp2 संकरण बनाता है। कौन सा संकरण बनाता है, sp2। यह परतों के रूप में क्या होता है भैया, व्यवस्थित रहता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। ग्रेफाइट का उपयोग बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है ना, नाप के विखंडन को रोकने में किया जाता है ग्रेफाइट के क्षण को। तो कह रहा परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में, पिल्सिन की नोक में, जो पिल्सिन बच्चे बनाते हैं हम लोग लेते हैं ना, उसके भी नोक में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, हीरे और ग्रेफाइट से इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है ना। अगर हीरे की बात करें तो कहेगा कि अत्यंत कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप बताएंगे कि हीरा है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.4175 होता है। हीरे में कौन सा परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसी के कारण यह चमकता है। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक कहलाता है। ठीक है ना। काले रंग के हीरे को या गैर रत्न वाले गुणवत्ता को बोट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया, पिल्सिन की नोक में और इलेक्ट्रोड के रूप में, परमाणु भट्ठी में नाप के विखंडन को रोकने में। आते हैं हीलियम। हीलियम क्या होता है भैया, हीलियम हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में किया जाता है। ठीक है ना। हीलियम को लेकर और भी अपवाद है। आज भी जो हम प्रायोगिक टेबल पढ़ते हैं उसमें भी अभी हीलियम के स्थान को क्या किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है ना। दो ही अपवाद आज के भी सारणिक में, एंथेनाइड और लेंथेनाइड को जोड़ा नहीं जा सका और इनका स्थान नहीं फिक्स किया जा सका। तो अक्रिय गैस है हीलियम, एक कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। नियान के बारे में हम पढ़ लेते हैं भैया। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। नियान को न्यूटन गैस भी कहते हैं। न्यूटन गैस यानी नवीन नया गैस कहा जाता है। ठीक है ना। वायुयान के चालकों में जो संकेत का संप्रेषण होता है, जो संकेत का संप्रेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और कहाँ किया जाता है, विद्युत बल्बों में भी नियान गैस का प्रयोग किया जाता है।
तो 3 जगह नियान के बारे में ज़्यादा याद भी नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि इसको न्यूटन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? न्यूटन गैस कहते हैं। ठीक है ना, ये सब याद रखना है। न्यूटन गैस है, न्यूटन गैस कहते हैं। ठीक है ना, और ये क्या कहते हैं? वायुयान के संप्रेषण में प्रयोग होता है, जो उनको दिया जाता है संकेत। ठीक है ना, उसके बाद बल्ब में, कहाँ पर? बल्ब में। बात करते हैं आर्गन का उपयोग कहाँ कहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी पर चर्चाएं करना भी है हमको। आर्गन को देख लेते हैं। आर्गन गैस विद्युत, यानी ये बल्ब में भरा जाता है भैया। कहाँ भरा जाता है? बल्ब में। ठीक है ना, इतना जानो। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है और इसकी उपस्थिति में तंतु यानी जो फिलामेंट होता है उसका जीवन काल क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका जीवन काल बढ़ जाता है। तो हमारे बल्ब में जो 100 वाट का बल्ब आता था तो उसमें आर्गन भरा होता था। AR क्या भरा होता था? आर्गन। इसके कारण क्या होता है? जो हमारा फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, उनकी जीवन अवधि क्या होती है? जीवन काल बढ़ जाता है। क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसका जीवन काल क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं रेडान। ठीक है ना, रेडान, इसका प्रतीक आर्यन होता है। रेडान एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस, तो नोबेल गैस। ठीक है ना, सारे चीज नाम इसी के हैं, एक ही नाम है, बस जान लीजिए पर्यायवाची के रूप में कई नामों से परिचित हैं। बाकी कह रहा है कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार में रेडान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और रेडान वायुमंडल में भी यही पाए जाते हैं। आगे आते हैं, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं भैया कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन, तो आपको पता है नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से यह वायुमंडल का लगभग 78% भाग है। ठीक है ना, अब नाइट्रोजन से कुछ अम्ल, कुछ यौगिक हैं नाइट्रोजन की यौगिक, जैसे NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। इसी को सूंघने पर सब क्या होते हैं? खूब हंसते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? खूब हंसते हैं। ज़्यादा सूंघने पर लोग बेहोश भी हो सकते हैं। तो कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस है, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। यह एक निश्चेतक, निश्चेतक का मतलब बेहोश करता है। ठीक है ना, निश्चेतक भी है, यानी बेहोश करने में भी काम होता है, लेकिन अधिक मात्रा में। क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी निश्चेतक के रूप में, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है बेहोशी करने के लिए। निश्चेतक का मतलब बेहोशी करने के लिए। मृदा में कुछ नाइट्रोसोमेसाइड और अस्थायीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोजन को कहाँ पर बदल देते हैं भैया? नाइट्रेट में बदल देते हैं। कहाँ पर बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। और ये अणु जो होते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए, राइसियम, ठीक है ना, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टरस, इसमें बदल जाते हैं। आध है इनके एग्जाम्पल। ठीक है ना, सल्फर पढ़ना है। इनका प्रतीक कितना होता है? यस होता है। प्रतीक कितना होता है? यस होता है प्रतीक। पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों तथा वाहन प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी जो पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है और जो हम बाइक वगैरह चलाते हैं, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? निकलती है, जो हमारे वायुमंडल में क्या करती है? दूषित कर देती है। क्या कर देती है भैया? दूषित कर देती है। तो साथियों, आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगे। तो इस निचोड़ में अभी एक पार्ट और बाकी है, तो उस पार्ट को हम लेकर आएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट एपिसोड 2 के साथ। ठीक है ना, जैसे कि हमने भौतिक विज्ञान पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखा है कि 2 ही पार्ट में हमने संपूर्ण भौतिक विज्ञान क्या कर दिया? ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है ना, तो उन दोनों पार्ट को जो भी स्टूडेंट ना देखे हो, एक बार अवश्य आप लोग देखिए। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए क्विक रिवीजन को लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम है वहाँ पर आप 100% क्वेश्चन कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।